हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के लेक्चर्स के बारे में। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि आज के प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी चीज़ की है तो वो अकाउंटिंग की है। अकाउंटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर एक टाइप के बिजनेस के लिए वो कंपलसरी होती है। इस बिजनेस चाहे आपका स्मॉल टाइप का हो, चाहे बिजनेस आपका एक हाई लेवल का हो या एक मल्टीनेशनल कंपनी आप ऑपरेट कर रहे हैं, तभी आपको अकाउंटिंग की नीड होती है। सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी होती है कि अकाउंटिंग हर उस जगह पर इन्वॉल्व होती है जहां भी आपका कैश इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका बैंक बैलेंस इन्वॉल्वमेंट होता है, हर उस जगह पर अकाउंटिंग की नीड होती है। हमारे थ्रू होने वाली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल ऑपरेट करना, ये एक एक्टिविटी है। कंप्यूटर को ऑपरेट करना, ये एक एक्टिविटी है। इसी तरह से फ्रेंड्स के साथ में बैठकर कम्युनिकेट करना, ये एक एक्टिविटी है। और इसी तरह से अपने फैमिली के साथ में बैठकर किसी भी टॉपिक पर कोई एडवाइस देना या लेना, ये सब एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन ऐसे ही एक्टिविटीज हमारी बिजनेस में भी इन्वॉल्व होती हैं। और हम जिन एक्टिविटीज में कैश और बैंक बैलेंस हमारा इन्वॉल्व होता है, वहां पर हमें अकाउंटिंग करने की नीड हमेशा रहती है। हर एक बिजनेसमैन, चाहे वो एक स्मॉल लेवल का हो, चाहे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का हो, वो बिजनेसमैन, वो बोर्ड ये देखना चाहता है कि मैंने अपने बिजनेस में जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड मेरे बिजनेस की कंडीशन क्या है, किस तरह से हमारे बिजनेस में ग्रोथ हुई है, और अगर हमारा बिजनेस फेल हुआ है तो उसके फेल होने की क्या रीजन है, और हमारा कितना बैलेंस खत्म हो चुका है। तो हर एक बिजनेस में अकाउंटिंग की हमेशा नीड बनी रहती है। और इसीलिए मार्केट में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की डिमांड होती है तो वो एक अकाउंटेंट की होती है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हमारी अकाउंटिंग को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारी फाइनेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, एक हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, और एक हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। मोस्टली सबसे ज्यादा डिमांड जिस चीज की रहती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रहती है। रीजन उसका यह है कि हर एक जगह पर हिसाब किताब करना, अकाउंट्स को सेटल करना, ये सारी चीजें हमेशा बनी रहती हैं। तो जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट क्लासेस में स्टडी किया था कि किस तरह से अकाउंटिंग को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू अगर अकाउंटिंग करनी है तो कैसे उसको मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसमें लास्ट क्लासेस में हमने सारी चीजों को पढ़ा है और सारी चीजों को समझा है। आज हम कुछ टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो हमेशा अकाउंटिंग करते हुए हमारे सामने हमेशा आती हैं। और कभी कभी हम उन टॉपिक्स को लेकर स्टक हो जाते हैं और बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम कंप्यूटर में मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के थ्रू, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स के थ्रू ये बात की थी कि हम अकाउंटिंग तो करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग करने के टाइम पर हमें ये समझ नहीं आता कि किस पर्सन का रोल हमारे बिजनेस में क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस का एक रोल होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपने बिजनेस को ऑपरेट किया है, तो आपके बिजनेस से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्सन रिलेटेड होते हैं। कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो उनको कौन से क्लास में रखना है, उनको कौन से कैटेगरी में रखना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग को स्मूथली रन करने के लिए, अकाउंटिंग को कंप्यूटर में इजीली पास करने के पर्पज से आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे अलग अलग रहेंगे, और उन्हीं टॉपिक की बेस पर हम चीजों को फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना रहता है। जब भी हम अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पर्सन हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई पर्सन हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो उसको किस तरह से हम उसका क्लासिफाई करेंगे, उसको कौन सी क्लास में रखना है और उसको कैसे मैनेज करना है। देन तो टॉपिक है हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको आप या आपकी कंपनी उधार माल बेचती है। एक तरह से कह सकते हैं कोई भी कस्टमर, कोई कस्टमर है जो आपसे सामान खरीद रहा है। अगर उसने सामान आपसे खरीदा है कैश देकर तो वो नगद माना जाता है, यानी बाई कैश हो गया। उसने आपसे सामान खरीदा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बेस पर, यानी कि बाई चेक हो सकता है या डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है, तो वो भी आपका नगद कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे कहता है कि 3 मंथ्स के लिए मुझे कुछ सामान उधार दे दीजिए और 3 महीने के बाद मैं आपका पेमेंट आपको वापस करूंगा, राइट। इस टाइप की जो प्रोसेस होता है
उसे हम अब उस पर्सन के नेम को हम क्या करेंगे, उस पर्सन के नेम को हम अकाउंटिंग में डेटर्स वाली क्लास में रखते हैं। तो आप लोगों को समझ आया कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स ऑलवेज उस पर्सन के लिए रिजर्व होते हैं। डेटर्स क्लास उस पर्सन के लिए हमेशा रिजर्व होती है जिसके लिए हम लोग उधार माल उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा उधार वाला कस्टमर है। देखिए, अगर बिजनेस आप चला रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप नियत करके बैठेंगे कि मुझे हमेशा माल नगद ही खरीदना है और नगद ही बेचना है। इट इज नॉट पॉसिबल। बिजनेस में दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, माल उधार खरीदा भी जाता है और माल उधार बेचा भी जाता है। ठीक उसी तरह से हम यहां पर आज जो बात कर रहे हैं डेटर्स के बारे में, जो मैंने चीज आपको बताई कि एक वो पर्सन जो आपसे, आपकी कंपनी से उधार माल खरीद रहा है और ये कह रहा है कि मैं आपका पेमेंट 3 महीने के बाद करूंगा। अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, रमन हो सकता है, समद हो सकता है, नावेद हो सकता है, श्याम हो सकता है, कमाल हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो वो पर्सन किस कैटेगरी में जाएगा? डेटर्स वाली कैटेगरी में जाएगा। अब बात आती है डेटर्स वाली कैटेगरी हमें कहां मिलेगी? जब भी आप अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी क्लास डिफाइन की गई हैं और वो क्लास जो होती हैं वो 28 क्लास होती हैं। जैसे कैपिटल एक क्लास होती है, ड्राइंग एक क्लास होती है, डेटर्स एक क्लास होती है, क्रेडिटर्स एक क्लास होती है। इसी तरह से क्लास को हम ग्रुप भी कह सकते हैं। हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ग्रुप होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ग्रुप होता है। तो इसी तरह से जब हम अकाउंटिंग करेंगे और किसी पर्सन का रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग हमसे सबसे पहले यही पूछती है कि इस पर्सन से तुम्हारा रिलेशन क्या है। हमने उसको रखा कि ये हमारा जो रिलेशन है इस पर्सन से वो हमारा डेटर्स है। तो हमने जैसे उसको डेटर्स की कैटेगरी में रखा, डेटर्स के अंदर उसको डिफाइन किया, तो कंपनी ने उसको डेटर्स कंसीडर कर लिया। तो आई होप दैट आपको समझ आया कि डेटर्स हमारा वो पर्सन होता है जिसको हम उधार माल बेचते हैं, वो हमारा उधार वाला कस्टमर है। अब ये डेटर्स जो होते हैं ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई स्कूल यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट की जाती हैं, इसलिए इनको डेटर्स वाली कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्रेडिटर्स की तरफ। जस्ट इसके अपोजिट में आता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के नाम का भी ग्रुप हमारे अकाउंटिंग में ऑलरेडी मेंशन होता है, बस हमें सिलेक्ट करना होता है कि क्रेडिटर्स को उठा के इस वाले ग्रुप में रखना है। अब इसको हम कैसे मैनेज करते हैं? वो पर्सन जिससे आप या आपकी कंपनी माल को खरीदती है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर, आपने उससे उधार माल खरीदा हुआ है, वो आपका सप्लायर है। अब सप्लायर भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक वो सप्लायर है जिसने आपको सामान बेच दिया और आपसे पेमेंट हैंड टू हैंड ले लिया, तो हमें उसका रिकॉर्ड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसका क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू मेंशन द नेम और द डिटेल इन क्रेडिटर्स ग्रुप। तो फिर हम किसका ग्रुप मेंशन करेंगे? हम मेंशन करेंगे कि वो पर्सन जिससे हमने या हमारी कंपनी ने उधार माल खरीदा है, ऑन क्रेडिट पर माल खरीदा हुआ है, और जब हम उससे उधार माल खरीदते हैं और उसका पेमेंट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद करते हैं, देन उस पर्सन के नेम को या उस कंपनी के नेम को या उस ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूट, कोचिंग, यूनिवर्सिटी, स्कूल के नेम को हम लोग क्रेडिटर्स वाले ग्रुप में रखते हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डेटर्स हमारा उधार वाला कस्टमर है और क्रेडिटर्स हमारा उधार वाला सप्लायर है जिससे हमने उधार माल खरीदा है, और डेटर्स जिसको हमने उधार माल बेचा है। तो आई थिंक ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जब भी आप एंट्री पास करेंगे, ट्रांजैक्शन पास करेंगे, तो वहां पर आपको ये चेक करना है कि ये एंट्री हमारी उधार की बेस पर है या हमारी नगद की बेस पर है। मान लीजिए कहीं लिखा है बीइंग गुड्स परचेज विद कैश, तो एंट्री नगद है। बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक, एंट्री नगद है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, अब एंट्री आपकी उधार है, क्योंकि ना तो यहां पर कैश का नेम मेंशन है और ना यहां पर चेक का नेम मेंशन है। जब ट्रांजैक्शन में, जब माल को खरीदने में आपके किसी भी पर्सन का नेम मेंशन होगा, देन उस कंडीशन में आपका ट्रांजैक्शन उधार माना जाएगा, ऑन क्रेडिट माना जाएगा कि आपने उससे सामान को उधार पर खरीदा हुआ है। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया कि डेटर्स और क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं और उस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल एंड ड्राइंग। अब ये कैपिटल और ड्राइंग क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। कैपिटल वर्सेस ड्राइंग। एक बिजनेसमैन बिजनेस को चलाने के पर्पज से, कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस को चलाना चाहता है, बिजनेस को ऑपरेट करना चाहता है,
उसको ऑपरेट करने के पर्पज से, उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के पर्पज से, उसमें माल खरीदने के पर्पज से, उसके खर्च को मेंशन करने के पर्पज से एक पर्सन बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, एक पर्सन बिजनेस में अमाउंट को लगाता है, एक पर्सन बिजनेस में अमाउंट देता है ताकि बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाए। तो जब बिजनेस का ओनर, जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है बिजनेस को चलाने के लिए, तो इस पैसे को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, यानी इसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक राम है, एक श्याम है, एक समद है, 3 लोग हैं, राम श्याम समद। हमने समद को कैपिटल के अंडर ग्रुप में रख दिया, इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग ये कंसीडर करती है कि ये समद जो है कंपनी के मालिक हैं। हमने राम को रख दिया डेटर्स वाले ग्रुप में, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी ने उनको उधार माल बेचा हुआ है। आपने श्याम को रख दिया क्रेडिटर्स वाले ग्रुप में, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने उनसे उधार माल खरीदा हुआ है। तो कितना इजी हो गया कि हमें समझना कि कैपिटल में हम किसको रखते हैं। हमेशा उस पर्सन को आपको कैपिटल वाले ग्रुप में रखना है जो पर्सन कंपनी में पैसा लगा रहा है। और जब कंपनी में पैसा लगाया जाता है तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो ग्रोथ करती है, वो इंक्रीज होती है और हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में ईजी होती है। इसके जस्ट अपोजिट आता है ड्रॉइंग। जब वही बिजनेसमैन जिसने कंपनी के अंदर पैसा लगाया था एज अ कैपिटल, जब वही बिजनेसमैन अपने बिजनेस से क्या करता है, उस पैसे को निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाया तो ये कैपिटल हो गया, और 2 लाख रुपए में से 50,000 का सामान खरीदा और बिजनेस में ही दिया वो सामान, तो ये बिजनेस का खर्च है, बिजनेस की परचेज है। उसने लाइट का बिल जमा किया लेकिन बिजनेस का था तो वो बिजनेस का माना जाएगा। उसने मोबाइल का रिचार्ज किया जो बिजनेस में यूज हो रहा है तो वो आपके बिजनेस का माना जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसने पैसे तो निकाले और मोबाइल रिचार्ज उसने अपनी फैमिली का किया, उसने पैसे तो निकाले लेकिन लाइट का बिल उसने अपनी फैमिली का जमा किया, उसने पैसे तो निकाले लेकिन सामान खरीदने के बाद अपनी फैमिली को दिया, उसने पैसे तो निकाले लेकिन घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ चला गया, तो बिजनेस में उस पैसे के बदले तो कुछ आया नहीं। तो जब एक बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। हमारी अकाउंटिंग में 2 ग्रुप्स मेंशन होते हैं, एक कैपिटल के नाम से होता है और दूसरा हमारा ड्राइंग के नाम से होता है। तो ये ड्राइंग के नाम से जो निकाला गया पैसा वो बिजनेस से बिल्कुल चला जाता है। इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारी कैपिटल डिक्रीमेंट हो जाती है, हमारी कैपिटल जो एक अमाउंट बनी हुई थी वो कम हो जाती है। तो हमें बिजनेस में उसकी नीड हमेशा बनी रहती है। तो आप लोगों को समझ आया कैपिटल और ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है। एक सिंगल लाइन में हम समझ लेते हैं, जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है वो कैपिटल कहलाएगा, और जब एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे को निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अब कैपिटल में भी एक कंडीशन आती है, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है यानी कि इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्ट करने के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, उस कैपिटल के अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए उसने कैश बैलेंस लगाया है, मान लीजिए उसने बैंक बैलेंस लगाया है, मान लीजिए उसने सामान लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग टाइप्स हैं, कैश बैलेंस भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है और आपका गुड्स भी हो सकता है, यानी कि सामान हो सकता है। और इसी तरह से जब ड्राइंग कर रहा है तो वो सामान भी निकाल सकता है, बैंक बैलेंस भी निकाल सकता है और कैश बैलेंस भी निकाल सकता है। इसे हम उसके जस्ट अपोजिट ड्राइंग के नाम से जानते हैं। तो कितना इजी हुआ कैपिटल और ड्राइंग को समझना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं। लोन का एक सिंपल मीनिंग होता है कि वो चीज जो आपके ऊपर कर्ज है आपको फ्यूचर में उसको पे करना है। तो ये लोन जो होते हैं ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एक सिक्योर्ड के नाम से होता है और एक अनसिक्योर्ड के नाम से होता है। जब कोई भी लोन, कोई भी कर्ज, चाहे वो आपकी फैमिली से आपको मिलता है, रिलेटिव से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है, वाइफ से मिलता है यानी आपके पार्टनर से मिलता है, तो वो जो लोन है, वो जो कर्ज है, और उस कर्ज के बदले अगर आपने कुछ सामान अपना गिरवी रखा हुआ है यानी मॉर्गेज किया हुआ है, कोई भी सामान आपने गिरवी रखा है, तो वो सिक्योर्ड लोन कहलाएगा।
और अगर कोई भी लोन जो आपको मिल रहा है और वो लोन ऐसा है जिसके बदले में आपके पास से कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स मॉर्गेज नहीं की गई है, यानी कि उसको गिरवी नहीं रखा गया है, तो उस लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने पार्टनर से ले रहे हैं, आप एक लेडी हैं, अपने हस्बैंड से पैसे उधार ले रहे हैं, और अगर आप एक जेंट्स हैं और अपने वाइफ से पैसा उधार ले रहे हैं, तो क्या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे ये थोड़ी ना कहेंगे कोई भी चीज हमारे पास गिरवी रखो? आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के पर्पज से, आपके बिजनेस को चलाने के पर्पज से वो आपको एक अमाउंट प्रोवाइड करा देंगे, ये रहा अमाउंट, आप बिजनेस में आप यूज कर लीजिए, बिजनेस को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। देन ये जो लोन है जिसके बदले कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखी गई, तो उस लोन को हम लोग सिक्योर्ड लोन के नाम से जानते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के नाम से जानते हैं, लेकिन जिस लोन के बदले कोई सामान गिरवी रखा जाता है उसे हम सिक्योर्ड लोन के नाम से जानते हैं। बैंक के पास जाइए आप, बैंक आपसे कहेगा अपनी जमीन के पेपर लेकर आइए, अपने बिजनेस के पेपर लेकर आइए, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आइए, अपने बाइक के पेपर लेकर आइए, अपनी कार के पेपर लेकर आइए, देन हम आपको तब लोन प्रोवाइड करेंगे। तो उसने आपकी कार को, आपकी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लिया, देन आपको लोन प्रोवाइड किया। इट्स अ टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन। इसके जस्ट अपोजिट, और जो लोन बिना किसी एसेट्स को मॉर्गेज किए बिना मिल जाए उसे हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो आई होप दैट आपको समझ आया कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड में क्या डिफरेंस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इस टॉपिक को समझिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। हमारे बिजनेस में मल्टीपल टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं। लाइट का बिल जमा करना है, ये एक एक्सपेंसेस है। सैलरी पे करनी है, ये एक एक्सपेंसेस है। वेजेस पे करनी है, ये एक एक्सपेंसेस है। इसी तरह से कमीशन देना है, ये एक्सपेंसेस है। रेंट पे करना है, ये एक्सपेंसेस है। आपका इंश्योरेंस पे करना है, ये एक एक्सपेंसेस है। बिजनेस में अनलिमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि उन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले ग्रुप में कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे। इसका एक बहुत स्मॉल टाइप का एग्जांपल से आपको समझना होगा। आपकी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, आपकी कंपनी जो किसी चीज का मैन्युफैक्चर कर रही है, मान लीजिए फर्नीचर बना रही है, मान लीजिए आपके यहां पर जीन्स के कपड़े की सिलाई होती है, पैंट बनाई जाती है, शर्ट बनाई जाती है, जैकेट्स बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट करने में जितनी भी एक्सपेंसेस कंपलसरी होते हैं, उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा जाता है, जिनके बिना अगर आप उनके एक्सपेंसेस को पे नहीं करेंगे तो उसके बिना आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसी लेवल पर स्टॉप हो जाएगी और आपका सामान बनने से रुक जाएगा। देन उस एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। जैसे वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसी तरह से फैक्ट्री प्रोडक्शन एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फ्यूल, आप जनरेटर में पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे, लाइट का यूज करेंगे, ये सब फ्यूल है, ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। लेकिन जिन एक्सपेंसेस का रिलेशन आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नहीं होता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस से अलग के एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। जैसे अकाउंटेंट को दी जाने वाली सैलरी, गार्डनर को दी जाने वाली सैलरी, वॉचमैन को दी जाने वाली सैलरी, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कमीशन, रेंट जो आपने पे किया है अपनी बिल्डिंग का, रिफ्रेशमेंट, ये सारी चीजें आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बस बहुत इजी वे में आप दोनों को अलग कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो ऑलवेज आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। अगर आप उनको पे नहीं करेंगे तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसी लेवल पर स्टॉप हो जाएगी। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होते हैं डायरेक्टली, बल्कि वो अलग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल अभी बताए हैं कि अकाउंटेंट की सैलरी है, वॉचमैन की सैलरी है, गार्डनर की दी जाने वाली सैलरी है, लाइट का बिल है, और इसी तरह से कमीशन पेड करना है, रेंट को पेड करना है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। तो आई होप दैट
गाइज आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि हमने पढ़ा कि कैपिटल ड्राइंग क्या होती है, डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और इसी तरह से हमारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं। और आगे हम लोग और भी चीजों पर बात करते रहेंगे, एक न्यू टॉपिक, और इसमें कुछ की पॉइंट्स अभी और हमारे बाकी हैं जिस पर हम हमेशा आगे बात करेंगे। अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल से कनेक्ट रहिए। इंशाल्लाह बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और इसके थ्रू आपको प्रैक्टिकल भी एक्सप्लेन किया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू की पॉइंट्स के साथ में, जिससे आपके टैली को ऑपरेट करना ईजी हो जाए और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। थैंक यू।